गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग कुछ एक्सेप्शनल्स रिवैल्यूएशंस की एंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर्स में आती हैं, उनके मतलब को समझेंगे और कैसे सॉल्व होती है उसको देखेंगे। नॉर्मल सी चीज़ें नहीं होंगी, इसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जिसको हमें समझना होगा। बिफोर आई मूव ऑन टू रिवैल्यूएशन एंट्री, मैंने कुछ आपको ये पढ़ाया था कि जनरल रिजर्व, P&L और गुडविल इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट हैं तो वो किस में आती हैं? गेनिंग टू, पक्का ना? गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस P&L लॉस वाला इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट है तो ये किस में बढ़ता है? सेक्रीफाइस टू गेनिंग में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस न्यू वैल्यू नॉट टू बी शोन है तो प्रॉफिट बचता है गेनिंग टू और लॉस बढ़ता है सेक्रीफाइस टू। ये चीज़ आपको याद है, ये याद होनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा गेनिंग टू सेक्रीफाइस और एक से ज़्यादा सेक्रीफाइस टू गेनिंग है तो एक ही जनरल एंट्री होगी। कितनी एंट्री होंगी? एक ही जनरल एंट्री होगी। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए कैसे, प्लीज़ एक बार देखें। जनरल रिजर्व गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है बेटा, P&L गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, हाँ या ना? इसको प्लस कर लो, क्या कर लो? इन सबको प्लस कर लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये किस में होती है? सेक्रीफाइस टू गेनिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस ये किस में होता है? सेक्रीफाइस टू गेनिंग में। और रिवैल्यूएशन का लॉस ये किस में होता है? सेक्रीफाइस टू गेनिंग में। तो इन सबको प्लस कर लो, क्या कर लो? इन सबको प्लस कर लो। इसके आंसर को बोलो ए और इसके आंसर को बोलो बी। पहले वाले के आंसर के टोटल को क्या बोलो? ए, और दूसरे वाले के आंसर को क्या बोलो? बी। तो आप ए में से बी को माइनस करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आया है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री पास करेंगे, और अगर आंसर लॉस में आया माइनस में तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन देख के समझते हैं इसको, ठीक है ना? प्लीज़ इसको आप उतार लें ढंग से, ठीक है बच्चों? टी.एस. ग्रेवाल 2025 एडिशन चैप्टर 3 23 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसमें XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 5:3:2 दे रखा है। ठीक है, चलो भाई XYZ लिख लेते हैं हम लोग, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। XYZ 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। They also decide to record the effect of the following profit loss reserve without affecting their book value in a single entry। जब भी सिंगल एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस टू गेनिंग का क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं बेटा, हमें पता है कि जनरल रिजर्व जो बढ़ता है वो किस में बढ़ता है? गेनिंग टू, हाँ या ना? ये कितने रुपए की वैल्यू है इसकी? 6000 की। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा वाला है? लॉस वाला या प्रॉफिट वाला? प्रॉफिट वाला, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये भी किस में बढ़ता है? गेनिंग टू। ये कितना है? 24,000। तीसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
ये कितने का दे रखा है, और ये किस में बटता है बेटा, सेक्रीफाइस टू, जो एक जैसे हैं उनको एक जगह पे प्लस कर लो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दो चीज़ दिख रही है, इन दोनों को प्लस कर लो, ये कितना आया, मैंने अभी आपको सिखाया था, इसको क्या बोलो, ए। नीचे सेक्रीफाइस टू गेनिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल एक ही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बी। ए माइनस बी विल गिव यू एन आंसर, 30,000 में से 30,000 में से 30,000 में से 12,000 माइनस करे तो ये कितने आएंगे, 18,000। ये प्लस के हैं या नेगेटिव के हैं, प्लस के हैं, तो प्लीज़ ऊपर चेक करें, अगर ये प्लस में आता है तो किस में बांटना है, और माइनस में आता तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग, तो अब ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो, केवल यही वाला अमाउंट। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालते हैं तो एक्स वाई जेड के लिए मेरे को ये पता करना है एक्स वाई जेड का गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना है, एक्स वाई जेड का 3:10 0 माइनस 3:10, ये गेनिंग है और ये सेक्रीफाइस है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 को 3/10 करेंगे तो कितना आया, 5400। इतना करना है ऐसे क्वेश्चंस में, प्लीज़ इसको तालें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ABC 3:2:1, न्यू रेशो 1:1:1, जनरल रिजर्व 18,000 के, प्रॉफिट 30,000 का, गुडविल वैल्यूड 6,000 की, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60,000 का, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस है 15,000 का, पार्टनर डिसाइडेड टू पास सिंगल एंट्री, केवल इन सब के लिए एक ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगल एंट्री पास करो, तो वो क्या होगी, प्लीज़ करके दिखाएं बेटा। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं पहले इनके गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए और सी, बी और सी का गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला होगा 1/6 0 1/6, माइनस कौन सा आया, सी, यानी ये गेन है ये सेक्रीफाइस है। लेट्स सी, जनरल रिजर्व गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, प्रॉफिट गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, गुडविल गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, यानी ये तीनों गेनिंग टू सेक्रीफाइस है, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, ये हो गया 36 हो गया 54,000। ये इसको ए बोला मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सेक्रीफाइस टू गेनिंग 75, ठीक है, इसको बोला मैंने बी। ए माइनस बी, ये क्या है 54,000, 75,000 माइनस के 21,000, अब माइनस का आया है तो आंसर किस में बढ़ेगा, सेक्रीफाइस टू गेनिंग, तो आंसर क्या होगा ए टू सी। 21,000 को 1/6 में करा तो कितना आया 3500। होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सिंगल एंट्री की। हाँ चलो, राइट डाउन रिवैल्यूएशंस एंट्री। मैं आपको एक एक करके समझाता चलूँगा, आप उसको समझते हुए चलिएगा, कैसे भी नोट करिएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशंस की कुछ एंट्रियाँ जो बहुत टफ होती हैं और सीखनी पड़ेगी हम लोगों को, और बार बार ये क्वेश्चंस में हमें तकलीफ देने के लिए आएंगी। रिवैल्यूएशंस कल मैंने आपको पढ़ाया था, रिवैल्यूएशन क्या होता है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें लायबिलिटी कैसे बढ़ती है और लायबिलिटी घटती कैसे, एसेट कैसे बढ़ता है, एसेट घटता कैसे, वो दिखाते हैं हम लोग। मैंने बोला नॉर्मल सा एक लैंड 30,000 का है और नीचे लिख दिया मैंने लैंड एप्रिशिएट बाय 10%। इसका क्या मतलब है, ज़मीन बढ़ गई या कम हो गई वैल्यू में, ये तो बहुत इजी है ना, डायरेक्टली आप आंसर लिख देंगे।
ये तो बहुत ईजी है, पर ऐसी एंट्रीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी एंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी लैंग्वेज शायद आपको ना समझ में आओ, जो दिक्कत देना चालू कर दे। जैसे कि पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, क्रेडिटर 30,000 के हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी पेड। इसका क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर को अब पैसा नहीं देना, तो क्रेडिटर्स कम हो गए। क्या हो गए? कम हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी डिक्रीज। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लायबिलिटी डिक्रीज बाय 30,000। अब कौन सी साइड में आएगी वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना? कौन सी साइड में आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। कौन सी साइड आएगी ये? प्लीज़ इसको उतार लें ऐसे करके, पहला। दूसरा, असेट में डेटर दिए हुए हैं 1 लाख के, माइनस करके प्रोविजन लिखा हुआ है फॉर बैड डेट 80,000, वो 20,000 का। इसको बोला मैंने यहाँ पे 80,000 लिखे हुए हैं आउटर कॉलम में। अब मैंने बोला डेटर्स आर ऑल गुड। अब इसका क्या मतलब हुआ? डेटर्स आर ऑल गुड, पहले हमें इसको मतलब समझने से पहले हमें क्लास 11th स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लास 11th स्ट्रांग नहीं है तो फिर अब थोड़ी चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा। डेटर एक असेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि कोई हमारा पैसा मार लेगा तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो, उस लॉस की तैयारी। तो हमने सोचा था कितने रुपए मार लेंगे लोग हमारे, और कितने लोग थे जिनके पास मेरा पैसा था? 1 लाख लोग, 1 लाख रुपए थे लोगों के पास, और कितना पैसा मर जाएगा ये हम सोच रहे थे। तो हम इफेक्टिवली सोच रहे थे कि हमें 1 लाख में से कितने रुपए मिलेंगे? 80,000 मिलेंगे। पर अब आपको एक खुश सूचना मिलती है कि अब आपके डेटर कोई भी बैड नहीं है, सब गुड है। गुड मतलब कोई भी पैसा नहीं मारेगा। तो क्या इस डर को रखने की ज़रूरत है अब मेरे पास? तो इसको हटा दो, इसको ज़ीरो कर दो। अब इसको ज़ीरो करना है तो ये प्रोविजन है। क्या है? क्लास 11th में याद करें, ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर योर लायबिलिटी। तो ये क्या कम हो गया? लायबिलिटी कम हो गई। है कुछ साइड में, बट है क्या ये? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कम करनी है हम लोग को। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन विल डिक्रीज बाय 20,000, लायबिलिटी डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी डिक्रीज। तो ये कहाँ पे शो होगी? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? स्कूल्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, पर एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को ऐसे नहीं एक बार में पढ़ाऊंगा, मैं एक बार में पढ़ा दूंगा ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आगे बढ़ें बेटा। प्लीज़ आप इसको उतार लें। ओके, तीसरी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, डायरेक्टली आपको दे रखी होगी, बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होगा, एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। देयर इज एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 30,000। इसको कैसे शो करेंगे रिवैल्यूएशन में? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का दूसरा नाम होता है एडवांस इंश्योरेंस। तीसरा नाम होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड क्लास 11th में पढ़ाया गया था, आर योर असेट। तो मेरे असेट बढ़ गए। क्या हो गए? तो इसमें लिखेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, समझने के लिए, इज एन असेट, asset increased
रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? कौन सी साइड में आएंगे ये? क्रेडिट साइड में। कैसे आएंगे? क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कभी कभार कुछ एंट्री ऐसी भी आती हैं बेटा, असेट में स्टॉक दे रखा है आपको 18,000 का और नीचे हेडिंग दे रखी है, मतलब एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 2000। इसका क्या मतलब है? कैसे सॉल्व होगा? कोई बताएगा? अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है? माइनस मतलब कम करना है या ज़्यादा करना है? ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं पहले। स्टॉक 18,000 का है, जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा ये 2,000 रुपये कम दिखाई दे रहे हैं। 2,000 रुपये दिखाई कितने देने चाहिए थे? 20,000। दिखाई कितने दे रहे हैं? तो क्या करूँ मैं? बढ़ा दूँ उसको। क्या कर दूँ? बढ़ा दूँ। तो अंडर वैल्यूड में आपको प्लस करना होता है, ओवर वैल्यूड में आपको माइनस करना होता है। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2000। अंडर वैल्यूड है तो असेट को प्लस कर दो, ओवर वैल्यूड है तो असेट को माइनस कर दो। और अब आपको सबको मालूम है ये अगर अंडर वैल्यूड है तो ये कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। और ओवर वैल्यूड है तो कौन सी साइड में जाएगा? ये डेबिट साइड में, क्योंकि असेट कहाँ पे कम होते हैं? डेबिट में। बढ़ते कहाँ पे हैं? ठीक है ना? समझ में आया? अब इतना भी जानने के बाद अब अगला क्वेश्चन आप गलत करेंगे, बिल्कुल डिट्टो इसी का ही, जानने के बाद भी। आगे बढ़े बेटा। तीसरा इसी से रिलेटेड, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब सी वाला पार्ट कर रहे हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। कितने बच्चे इसका आंसर निकाल सकते हैं? पहले आंसर निकाल दे बेटा। जब भी अगर आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड परसेंटेज में फॉर्म में दे दी जाए तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। अंडर वैल्यूड का फॉर्मूला लिखो, अंडर वैल्यूड आइटम इनटू 100 माइनस रेट इनटू रेट। 100 माइनस रेट इनटू रेट। और जस्ट ओवर वैल्यूड का आ जाए तो आइटम 100 प्लस रेट इनटू रेट। 100 प्लस रेट इनटू रेट। अब स्क्रीन पे चेक करते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व होंगे। आइटम कितने रुपए का था? 100 लिखा मैंने, माइनस रेट कितना है, इनटू कितना करना है? रेट 10। अभी 18,000 को सॉल्व करोगे तो ये 18,000 आएगा, नीचे 90 आएगा और ऊपर 10 आएगा। 200 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आंसर? यानी मुझे कितने से बढ़ाना था इसको? 2,000 से। कितने से बढ़ाना था मुझे? 2,000। 18 ये बेटा आइटम ये है, ठीक है ना, वैल्यू। लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक दिस और नॉट। स्टॉक 12,000 का है, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया बाय 20%। चलिए बेटा कुछ चीज़ें एंट्री समझने से पहले एक बार ध्यान रखें। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल डिसऑनर हो जाएं तो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेडिटर्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रेडिटर्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रेडिटर्स में। समझ में आया? बिल्स पेबल अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, नीचे हेडिंग दे रखी, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, बिल्स डिसऑनर हो गए,
तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? तो ये ध्यान रखो, बिल्स पेबल डिसऑनर हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो बिल्स, इधर देखिए स्क्रीन पे, बिल्स पेबल तो क्या हो गया? कम, और क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। अब थोड़ा देखते हैं बेटा, बिल्स पेबल 10,000 के दे रखे थे आपको, क्रेडिटर 20,000 के दे रखे थे। अब लिखा ऑल बिल्स पेबल आर डिसऑनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा बेटा प्लीज। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और मुझे मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे लायबिलिटी प्लस होती है और यहाँ पे लायबिलिटी, केवल इसका क्या मतलब है? ऑल बिल्स पेबल आर डिसऑनर, इसका मतलब क्या है? बिल्स पेबल बढ़ गए या कम हो गए? डिसऑनर का मतलब होता है कम हो गए। कम हो गए तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो किस साइड आएगी? तो यहाँ पे लगूंगा बाय बिल्स पेबल, क्या लगूंगा? कितने रुपए? 10,000। फिर मैंने ऊपर बताया था कि बिल्स पेबल जब भी डिसऑनर होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो क्रेडिटर मेरे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बढ़ना घटना किससे दिखाते हैं हम लोग? तो टू क्रेडिटर कितने? 10,000। ध्यान रखिएगा, जब भी ये वाला गलती आ गई और आप इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो भी आपका आंसर सही निकल रहा होगा, क्योंकि देखो एक चीज़ डेबिट हुई, एक चीज़ क्रेडिट हुई, नलिफाइड कर दिया इसके आंसर को उसमें। आप सोचोगे मेरा आंसर ठीक हो गया, मेरे 8 में से 8 आने चाहिए थे, पर 8 में से 6 ही रह जाएंगे जब क्वेश्चन चेक होगा। ठीक है, समझ में है? दोबारा से समझते हैं। बिल्स पेबल अगर डिसऑनर होते हैं तो क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? और बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों लायबिलिटी, एक लायबिलिटी कम होगी और एक लायबिलिटी। सेम वे बिल्स रिसीवेबल के लिए भी होता है। ये हो गया, प्लीज इसको डालने पहले बच्चों। सेम वे असेट में होता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही आपके क्या होते हैं? असेट। अगर लिख जाए कि बिल्स रिसीवेबल नॉट टू बी रिसीव्ड या डिसऑनर, कुछ भी हो जाए, तो बिल्स रिसीवेबल आपके कम हो जाएंगे, यानी असेट कम हो गए, और सेम वे में वो असेट डेटर में बढ़ जाएंगे, यानी बिल रिसीवेबल कन्वर्ट इनटू डेटर व्हेन डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बिल रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेटर्स में। दोबारा से देखते हैं बेटा, बिल रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड, यानी बिल्स रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? डेटर्स में, जब डिसऑनर या नॉट रिसीव्ड हो। तो यानी एक असेट बढ़ा और एक असेट कम हुआ। अब चेक करते हैं, असेट यहां पे कम होते हैं और असेट यहां पे बढ़ते हैं, तो ये शो कैसे होगा बेटा? बाय डेटर बढ़ जाना, टू बिल रिसीवेबल कम हो जाना। ठीक है ना? टू बिल रिसीवेबल कम हो जाना। मैंने हद से हद तक जो टफेस्ट एंट्रियाँ थी मोस्टली मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश कर दी है। अंडर वैल्यूड वाली एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आ रही है, 3-4 साल से तो लगातार आ रही है। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा टफ जो एंट्री है वो है आपकी डेटर और बैड डेट के ऊपर। जैसे आपने क्लास 11 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा था, उसके 3-4 केसेस पढ़े थे, सेम केसेस यहाँ पे पढ़ने हैं, सेम केसेस यहाँ पे करने हैं। ठीक है ना? वो मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है ना? जैसे जैसे आते जाएंगे चैप्टर्स में वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। कल इसकी आखिरी पार्ट होगा जिसमें मैं आपको क्या कहते हैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ पढ़ाऊँगा, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वहीं पे क्लास खत्म हो जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।